तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। हम कुछ चीजों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वह होती तो है। और जहां पर इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं जरूरत से ज्यादा हो, तो वहां पर हम उसे बहुत अच्छी तरह से महसूस भी कर सकते हैं। और यही है कोलकाता के पुतुलबाड़ी की कहानी। कोलकाता का पुतुलबाड़ी देखने में काफी ज्यादा भयानक लगता है। अपने में समेटे इतने राज लेकर वह आज भी कोलकाता के सेवा बाजार के पास है और कई सालों से ऐसे ही है। इसी पुतुलबाड़ी के पास काफी सारे घर भी बने हुए हैं जो कि मानते हैं कि यह जगह भूतिया है। लेकिन हम में से कई लोग फिर भी यह नहीं मानते, क्योंकि हमने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होता। लेकिन जो कोई भी अपनी आंखों से इसे देख लेता है, तो वह इसके ऊपर यकीन किए बिना रहता ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ जगदीश के साथ। जगदीश की स्टोरी को जाने उससे पहले जो भी नए साथी आए हैं और हमारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस लॉयल फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। और हाँ, स्टोरी को अंत तक जरूर सुनना, वरना फिर कहोगे कि यार स्टोरी में मजा नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। जगदीश की माँ कोलकाता की रहने वाली थी और जगदीश मूल रूप से गुड़गांव का रहने वाला था। जगदीश के मामा अब इस पुतुलबाड़ी के पास मौजूद एक घर में रहने लगे थे और इसी वजह से इस बार जब जगदीश यहाँ आया तो वह इस पुतुलबाड़ी के पास ही आया। उस रहस्यमयी इमारत को देखकर जगदीश ने अपने मामा अभिनंदन से पूछा, मामा, यह इमारत तो काफी ज्यादा पुरानी लग रही है और देखने में कितनी डरावनी भी लग रही है। क्या यह कोई भूतिया जगह है और इसके आसपास यह बोर्ड क्या है? तब उसके मामा बोले, बेटा, ये पुतुलबाड़ी है। पुतुल का मतलब होता है गुड़िया और बाड़ी का मतलब होता है घर। तो बेटा, इसका मतलब यह है गुड़ियाओं का घर। ये घर अपने नाम की तरह वाकई में गुड़िया का ही घर है। इस घर के अंदर ऊपर की तरफ काफी सारी रहस्यमयी गुड़िया रखी हुई है। इस घर की भी अपनी अलग कहानी है। माना जाता है कि इस घर में रहने वाले जमींदार की बेटी को गुड़िया कलेक्ट करने का बहुत शौक था और वह अलग अलग तरह की गुड़ियाएं अपने पास रखा करती थी। लेकिन एक दिन उसकी बेटी रहस्यमयी ढंग से मर गई, लेकिन उसके पिता ने उसकी याद में उसकी गुड़ियाओं को घर से नहीं निकाला, बल्कि वह गुड़ियाएं अब भी ऊपर की तरफ एक कमरे में रखी हुई है। उन सभी गुड़ियों की नजर कमरे के दरवाजे पर रहती है, जैसे मानो वह सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। वह गुड़िया आज भी ऊपर की तरफ ही है, लेकिन इस घर में अब कोई भी नहीं रहता। बोलते हैं कि यह घर भूतिया है। बोलते हैं कि जमींदार की बेटी जब मरी तो उसे मुक्ति ना मिल सकी, इस वजह से वो अपनी गुड़ियाओं के साथ यहाँ पर कैद होकर रह गई। लेकिन इस घर के भूतिया होने के पीछे का कारण यह गुड़ियाएं हैं या कुछ और कह नहीं सकते। यह सुनकर जगदीश बोला, मामा जी, गुड़िया की वजह से कोई घर भूतिया होता है क्या? सभी बच्चे तो लगभग गुड़िया के साथ खेलते खेलते ही बड़े होते हैं, तो फिर उनके घर क्यों भूतिया नहीं होते? बात कुछ और ही होगी। तब उसके मामा बोले, हाँ, हो भी सकता है, लेकिन इस घर से जुड़ी हुई एक कहानी और भी है। मानते हैं कि इस घर के जमींदार बहुत ही अय्याश किस्म के आदमी थे। औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें अपने इस घर के अंदर बंदी बनाकर रखते थे, उनके साथ गलत काम करते थे और उनकी हत्या तक यहीं पर करवा देते थे। बोलते हैं कि उन औरतों की आत्मा यहाँ पर आज भी भटकती है। अब दोनों में से किस वजह से ये घर भूतिया है, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन यह घर अपने में काफी ज्यादा राज समेटे हुए हैं। इस घर के मालिक इसके भूतिया होने की कहानी से परेशान हो चुके हैं, इसलिए घर के बाहर बोर्ड लगवा दिया है कि यह घर भूतिया नहीं है, तो इसके बारे में किसी कहानी पर कोई विश्वास न करे। यह सुनकर जगदीश ने एक नजर उस घर की ओर देखा और फिर कहा, अगर सच में यह घर भूतिया है, तो क्या किसी ने कभी यहां से कोई आवाज सुनी या फिर इस घर की वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ? यह सुनकर उसके मामा बोले, कई लोग बोलते तो है कि उन्होंने इस घर से लड़कियों के हंसने और नाचने गाने की आवाज सुनी है। ऊपर की तरफ जहां पर वह गुड़ियाएं रखी हुई है, वहां पर किसी के नाचने और गाने की आवाज आती है। यह सुनकर जगदीश बोला, यह तो सुनी सुनाई बातें हैं, लोग तो दो की चार लगाकर बताते ही हैं, क्या आपने कभी इस तरह से कुछ सुना है? यह सुनकर उसके मामा बोले, मैं रात में बाहर नहीं भटकता बेटा और जल्दी सो जाता हूँ, जिस वजह से मैंने कभी यहाँ से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी। और जब तक तुम यहाँ हो तब तक मैं तुम्हें भी कहूंगा कि तुम इस घर से दूर ही रहना, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब इस तरह की चीज खतरा बन जाए। यह सुनकर जगदीश ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन हाँ, वह इस घर में अंदर जाकर देखने के लिए बड़ा उत्साहित था। कुछ दिनों बाद उसने आसपास के लोगों से बातचीत करके उस घर के अंदर जाने का देखा। इसी दौरान उसकी बात उस घर के किसी सदस्य से हुई। तब वह बोले, लोगों ने यहाँ की बेकार की अफवाहें बना दी है कि यह घर भूतिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर तुम अंदर जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मना नहीं है। यह सुनकर जगदीश की तो जैसे इच्छा पूरी हो गई थी और इसलिए उसने जल्दी से चाबी ली और उस घर के अंदर चला गया। जगदीश ने जब ताला खोलकर उस घर के अंदर कदम रखा तो उसने पाया कि उस घर में एक अजीब सी मनहूसियत थी। वहां की हवा में एक अजीब ही तरह की बदबू थी। शायद घर हमेशा बंद रहने की वजह से यह बदबू आ रही होगी। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि यह घर पूरी तरह से ठीक था। अगर इस घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था तो इसके अंदर किसी ना किसी को तो रहना चाहिए था ना। खैर,
जगदीश बिना इस ओर ध्यान दिए हुए उस घर के अंदर आया और हर जगह को अच्छी तरह से देखने लगा। इसी दौरान जब वह ऊपर की तरफ गया तो उसने वह कमरा भी देखा जहां पर वह गुड़ियाएं रखी हुई थी। जब वह उस कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि उस कमरे के अंदर की सारी गुड़ियाएं उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रही थीं। उसे यह सब बहुत असहज महसूस करवा रहा था। जगदीश ने अपने मन को समझाया कि यह तो सिर्फ मामूली गुड़ियाएं हैं, ये कैसे किसी को देख सकती हैं। लेकिन जब भी वह उन गुड़ियाओं की तरफ देखता तो उसे ऐसा महसूस होता कि वह उसे ही देख रही थी। जगदीश को अब वहां रहना ठीक नहीं लगा और इसलिए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान जब वह पलटा तो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि एक 18-19 साल की लड़की उसके बिल्कुल सामने थी और वह उसे ही देख रही थी। उसे देखकर जगदीश हैरानी से बोला, अरे आप कौन हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, ओमी शुमा, तुम्ही के? यह सुनकर जगदीश बोला, देखिए मैं बंगाली समझ तो लेता हूं, लेकिन इतनी अच्छी से भी नहीं, क्योंकि मैं यहां पर पला बड़ा नहीं हूं। यहां पर मेरे मामा रहते हैं, मैं उनके पास ही आया हूं। अगर आप हिंदी बोल सके तो अच्छा होगा। तब वह लड़की बोली, हाँ माफ करना, मैं शुमा हूं, यहीं पास में रहती हूं। ये घर खुला हुआ दिखा तो जानने के लिए यहां पर आ गई कि आखिर इस भूतिया घर के अंदर कौन गया है। वैसे कोई भूत मिला क्या आपको? ये सुनकर जगदीश मजाकिया अंदाज में बोला, भूत तो नहीं, लेकिन भूतनी जरूर मिल गई। माफ करना, मजाक कर रहा था। वैसे यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने फालतू की अफवाहें बना रखी है। अगर ऐसा कुछ होता तो दिखाई तो देता। यह सुनकर शुमा बोली, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी चीज इतनी आसानी से आंखों से दिखाई देंगी? मतलब भूत प्रेतों में और आम इंसानों में कोई ना कोई फर्क तो होगा ही ना। तब जगदीश बोला, नहीं, मैं नहीं मानता इन सब में। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, और अगर मैं ऐसा कुछ देख लूं तो शायद मैं इन सब में यकीन करने लगूं। तब शुमा बोली, हाँ तुमने सही कहा। वैसे तुम्हें यहाँ की हवा कुछ अजीब नहीं लगी? मतलब बाहर की हवा से यहाँ की हवा थोड़ी तो अजीब है। ये सुनकर जगदीश बोला, बाहर सब खुला है तो उस वजह से खुली हवा आती है, लेकिन यहाँ पर बंद पड़े घर में तो इस तरह की बदबू आएगी ही ना। अब अगर आप गटर का ढक्कन खोलोगे तो उसमें से बदबू तो आएगी ही ना। इसका मतलब यह थोड़ी है कि पूरी दुनिया में गटर वाली बदबू आती रहेगी। वैसे मैंने तो यहाँ पर हर जगह देख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो तुम भी देख सकती हो। बोलकर जब जगदीश पीछे पलटा ही था तो उसने देखा कि शुमा वहां पर नहीं थी। उसने शुमा को आवाज भी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए तो जगदीश थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि शायद शुमा उसके साथ मजाक कर रही है, और इसलिए वह बोला, मेरे साथ मजाक करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। उसने यह कहा ही था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने एकदम से हाथ रखा। जब वह हैरानी से पलटा तो उसने देखा कि शुमा उसके पीछे खड़ी थी। उसे देखकर शुमा बोली, अरे तुम तो सच में नहीं डरते? मुझे तो लगा था कि मैं इस तरह से गायब होऊंगी तो तुम डर जाओगे। ये सुनकर जगदीश बोला, मुझे डराने में तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं यहाँ पर सोच ही रहा था कि मेरी उम्र का तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर तुम मिल गई। अब यहाँ पर रहने में मजा आएगा। इस पर शुमा बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी बहुत बोर हो जाती थी, लेकिन फिर तुम आ गए। चलो अब वादा करो कि जब तक भी तुम यहाँ पर हो हम लोग हर रोज मिलेंगे। जगदीश इसके लिए मान गया। तब शुमा बोली, वैसे इस घर की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास भी है। मैं कभी कभी यहाँ पर आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अलग तरह की शांति है, तो तुम और मैं यहीं पर मिला करेंगे। यह सुनकर जगदीश बोला, अरे लेकिन क्यों? हम बाहर भी तो मिल ही सकते हैं ना, बाहर हमें क्या खतरा है भला? यह सुनकर शुमा बोली, तुम लड़के हो इसलिए तुम्हें भले ही कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे तो है, क्योंकि मैं लड़की हूं और मेरे घर वाले इतने मॉडर्न नहीं हैं। उनके लिए तो लड़के लड़की को दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए और ना ही आपस में बात करनी चाहिए। मुझे घर में इतनी छूट मिलती ही नहीं, और ऐसे में मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमूंगी तो फिर मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे रिश्तेदारों को भी शक हो जाएगा कि मेरा और तुम्हारा कुछ चल रहा है। बस फिर तो मेरी खाट खड़ी हो जाएगी। वैसे आज रात 10 बजे के बाद तुम यहाँ आना, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए काफी कुछ है। ये सुनकर जगदीश बोला, 10 बजे? ज्यादा जल्दी नहीं है? ये सुनकर शुमा बोली, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता, ये वो। अब क्या हुआ? सारी हवा निकल गई। देखो डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तो हर रोज यहाँ पर आती जाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या होगा? जगदीश भी इसके लिए मान गया और फिर कुछ देर बाद वह दोनों दरवाजा लगाकर वहां से चले गए। जगदीश इस बात को लगभग भूल ही गया था, और जब लगभग 11 बज गए तब उसे याद आया कि शुमा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसके घर में सारे लोग सो चुके थे, इसलिए जगदीश ने जल्दी से अपनी चप्पल पहनी और तेजी से उस पुतुल बाड़ी की ओर बढ़ गया। दरवाजा खुला हुआ था, इस वजह से उसे पता चल गया कि शुमा अभी भी घर के अंदर ही थी। वह तेजी से घर के अंदर जब गया तो उसने देखा कि शुमा वहीं जमीन पर मोमबत्ती जलाकर बैठी हुई थी। उसे देखकर शुमा मुंह फुलाते हुए बोली, अरे तुम्हारे 10 तो बहुत जल्दी बज गए। मुझे यहाँ पर लगभग 1 घंटा हो गया और तुम अब आए हो।
यह सुनकर जगदीश बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था सच में, और मेरे घर वाले भी जाग रहे थे। एक काम करते हैं, 11 बजे के बाद ही यहाँ आने का देखते हैं। तब तक मेरे घर वाले भी सो जाएंगे और मुझे किसी को कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उन्हें यह बोलकर यहाँ आया तो वह मुझे पक्का यहाँ नहीं आने देंगे। उनके हिसाब से तो यह जगह भूतिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह जगह उन्हें भूतिया कैसे लग सकती है। तब शूमा बोली, अरे छोड़ो, यह बात अपने अपने नजरिए की बात है और वह लोग अंधविश्वासी भी बहुत हैं। वैसे छोड़ो ये बात, मैं तुम्हें कुछ दिखा दूं। चलो ऊपर गुड़ियाओं के पास चलते हैं। बोलकर शुमा उसे अपने साथ ऊपर मौजूद गुड़ियाओं के पास ले गई। उसने वहां मौजूद सारी गुड़िया उसे एक एक करके दिखाई। इस दौरान जगदीश ने पाया कि शुमा की आंखों में वह गुड़ियाएं दिखाते हुए एक अलग ही चमक थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने अपने से बड़ों को दिखाता है। उसे ऐसे देखकर जगदीश बोला, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि यह खिलौने तुम्हारे ही थे। यह सुनकर शुमा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ देर शांत रही और फिर बोली, मुझे खिलौने बहुत पसंद है। बचपन में मैं जब भी अपने पिता से खिलौने मांगती थी तो वह दिलाते नहीं थे, और यहाँ पर मुझे इतने सारे मिल गए। इस वजह से मुझे काफी खुशी होती है। तुम गलत मत समझना। जगदीश ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर वहां रहने के बाद जगदीश वापस से अपने घर आ गया और सो गया। अगले दिन जगदीश अपने मामा के साथ बाजार वगैरह गया और शाम को खाना पीना खाकर सो गया। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुए होगी कि तभी अचानक उसके कानों में शुमा की आवाज आई, जगदीश उठो, आज पुतुलबाड़ी नहीं आना है क्या? वह आवाज सुनकर जब जगदीश उठा तो उसने देखा कि शुमा उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसे देखकर उससे पहले कि जगदीश कुछ बोलता, शुमा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद शुमा ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। जगदीश उसके साथ अपने घर से बाहर आया और फिर बोला, अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, और तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? अगर कोई देख लेता तो? तब शुमा बोली, अरे तो क्या हो गया, तुम आए ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गई। चलो आज मैं तुम्हें एक अलग चीज दिखती हूँ, उसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। इसके बाद शुमा जगदीश को लेकर पुतुलबाड़ी आ गई और वापस उसे लेकर गुड़िया वाले कमरे में गई। इसे देखकर जगदीश बोला, अरे तुम फिर गुड़िया दिखाने लग गई? तुमने कल भी तो दिखाई थी और तुम तो बोल रही थी कुछ अलग चीज दिखाओगी। तब शुमा बोली, अरे अलग ही चीज दिखा रही हूं यार, तुम घर आओ तो सही, तुम यहां पर बैठो, मैं अभी आती हूं। इसके बाद शुमा ने उसे गुड़िया वाले कमरे में जमीन पर बिठाया और खुद कमरे से बाहर चली गई। इस कमरे के अंदर शुमा ने एक मोमबत्ती जलाकर रखी हुई थी और उसकी रोशनी में वह गुड़ियाएं और ज्यादा भयानक लग रही थी। जगदीश कुछ समय तक तो वहां पर ऐसे ही बैठा रहा और फिर थोड़ी देर बाद जब वह उब गया तो कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान शुमा वहां आ गई। शुमा ने किसी गुड़िया की तरह कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर जगदीश हैरानी से बोला, अरे ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया, गुड़िया क्यों बनी हुई हो? तब शुमा बोली, बस तुम्हें कुछ खास चीज दिखानी थी, इसलिए पूरा गेटअप ले लिया, अब बैठो तुम आराम से। इसके बाद जगदीश वहीं पर बैठ गया और शुमा उसके सामने आकर नाचने लगी। पहले तो जगदीश को सब ठीक लगा, लेकिन कुछ देर बाद वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी गुड़ियाएं मौजूद थी वह सभी की सभी शुमा के साथ नाच रही थी। ये देखकर जगदीश घबराते हुए बोला, शुमा बंद करो, ये सब जल्दी यहां से निकलो, शायद ये घर सच्ची में भूतिया है, देखो ये गुड़ियाएं कैसे नाच रही हैं। ये सुनकर शुमा मुस्कुराते हुए बोली, देखा तुम भी धोखा खा गए ना, जब तुम यहां नहीं होते थे तो इन गुड़ियाओं के साथ मैं यही तो करती थी। मैंने इन गुड़ियाओं के ऊपर ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि ये जैसा मैं कहूंगी वैसा ये करेंगी। मैंने इनमें चाबी लगा दी जिससे कि ये चाबी वाली गुड़िया बन गई है। यह सुनकर जगदीश ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर अगले ही पल उसने कहा, अरे लेकिन तुमने इनमें चाबी कब भरी? यह सब तो इतनी देर से मेरे सामने बैठी थी। यह सुनकर शुमा बोली, अरे यार तुम भी कहां की बात को कहां लेकर जा रहे हो, मैंने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना, तभी तो मैं एकदम निश्चिंत हूं। और छोड़ो ना यह सब, वैसे कैसा लगा तुम्हें यह सब, मजा आया ना? यह सुनकर जगदीश बोला, तुम सच में बहुत अजीब हो, लेकिन तुम दिल की बहुत साफ हो। तुम्हारे जैसी लड़की आजकल मिलती नहीं है, और सच में एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, लेकिन तुमने काफी अच्छा इंतजाम किया है। अकेलेपन में लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन तुमने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। वैसे अब रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूं, कल फिर मिलते हैं। कल भी तुम कुछ अलग करोगी क्या? यह सुनकर शुमा की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, अगर तुम्हें यह सब पसंद है तो मैं जरूर कुछ ना कुछ सोच कर रखूंगी, तुम बस कल का इंतजार करना और कल आना जरूर। हाँ। जगदीश ने इसके लिए हाँ कह दिया और फिर उसके बाद वह घर आ गया और घर जाकर सो गया। अगले दिन उसकी मामी ने उससे कहा, हमारे एक रिश्तेदार हैं जो इसी शहर में रहते हैं, उनके घर में आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, तो हम सब वहीं जाएंगे, तो तुम भी हमारे साथ ही चलो बेटा। जगदीश इसके लिए मान गया और फिर उस शाम को वो लोग उस रिश्तेदार के घर पर गए। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और ऐसे रात में आना उन्हें सही नहीं लगा,
इसलिए वह लोग उस रात को रिश्तेदार के घर पर ही रुक गए और फिर अगली सुबह जब वो लोग घर पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर तहस नहस था। यह सब देखकर वह सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उनके घर का इस तरह से सामान बिखेर कर जा सकता है। तब यह देखकर उसकी मामी बोली, यह सब देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी छोटे बच्चे ने जिद पूरी ना होने की वजह से सामान उठा उठा कर फेंका हो। यह सुनकर उसके मामा बोले, अरे लेकिन यह कैसे हो सकता है? दरवाजा तो हमने बाहर से लगाया था ना, और यहां पर अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, फिर यह कैसे हो गया? उन लोगों ने अपने सारे कीमती सामानों को चेक किया लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। वही इन्हीं सब के दौरान जब जगदीश ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान देखा तो वहां पर दीवार पर एक छोटे से कागज पर गुड़िया बनी हुई थी। यह देखकर जगदीश हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या है। वे लोग यही सोचकर परेशान थे कि आखिर यह कौन कर गया, और यह सब सोचकर उसके मामा मामी ने उस घर की सुरक्षा बढ़ा दी। और उस रात जब सब लोग सो रहे थे तब शुमा जगदीश के पास आई और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वह उसे दोबारा से पुतुलवाड़ी के अंदर ले गई और फिर अंदर आने के बाद वह गुस्से में बोली, तुमने वादा किया था कि तुम आओगे, लेकिन तुम कल क्यों नहीं आए? मैं पता है तुम्हारा इंतजार करती रही, यहां तक कि तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन तुम घर पर भी नहीं थे। ये सुनकर जगदीश बोला, मुझे माफ कर दो। असल में मामी मुझे अपने किसी रिश्तेदार के घर पर लेकर गई थी। रात ज्यादा होने की वजह से हमें वहीं पर रुकना पड़ा और मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया। ये सुनकर शुमा ने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम कुछ ही दिनों के लिए यहां पर हो ना, उसके बाद तो तुम चले ही जाओगे, तब पता नहीं मैं यहां पर कैसे रहूंगी। यह सुनकर जगदीश बोला, अरे चिंता क्यों करती हो, तुम मुझे अपना टेलीफोन नंबर देना, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। हम तो कितने अच्छे दोस्त हैं। वैसे सच कहूं तो मेरे सारे दोस्त एक नंबर के मतलबी है। तुम्हारे जैसा कोई दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला। तुम बिल्कुल मुझे मेरी बहन की तरह लगती हो। ऐसा लगता है कि अगर आज मेरी बहन होती तो वह बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। इस पर शुमा कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी। फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, चलो आओ, आज तुम्हें कुछ अलग दिखाती हूं। उसके बाद उसने दोबारा से उन गुड़ियाओं से रिलेटेड कोई एक्ट जगदीश को दिखाया, जिसे जगदीश ने काफी एंजॉय भी किया। शुमा को यह अच्छा लग रहा था कि जगदीश कैसे उसके खेल में इंटरेस्ट ले रहा था, और इसी वजह से वह हर रोज जगदीश को बुला लेती थी। यह सब खत्म होने के बाद जगदीश वापस अपने घर चला गया और फिर अगले ही दिन उसकी मामी ने उसे पड़ोस में कोई खाने की चीज देकर आने के लिए कहा। असल में वह लोग अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छी तरह से बनाकर रखते थे, इसलिए घर में जब भी कुछ बनाते थे तो वो लोग पड़ोसियों को देकर आते थे, जिस वजह से वह लोग भी अपने घर में जो बनता था वह उन्हें देते थे। जगदीश वह सामान लेकर फौरन उनके घर चला गया। इसी दौरान जगदीश को याद आया कि शुमा ने उसे बताया था कि वह इसी घर में रहती है। जगदीश ने सोचा कि सामान भी दे दूंगा और शुमा से भी मिल लूंगा। वैसे भी वह उसे अपनी बहन बोलता था तो सबके सामने आने में क्या दिक्कत है। जगदीश उनके घर पर गया और फिर अंदर झांकने लगा। उसे इस तरह से देखकर वह महिला बोली, क्या बात है बेटा, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तब जगदीश बोला, जी वह मैं शुमा को ढूंढ रहा था। मैं उसे बहन मानता हूं ना, तो मैंने सोचा उससे मिलता चलूं। इसके बाद उस महिला ने अपनी बेटी शुमा को आवाज दी। कुछ देर बाद शुमा बाहर आई और अपनी माँ से पूछा, क्या बात है माँ, आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं पढ़ रही थी ना। यह सुनकर उसकी माँ बोली, अरे तुम्हारे ये मुंह बोले भाई आए हैं, ये तुमसे बात करना चाहते थे तो मैंने तुम्हें बुला लिया। ये सुनकर शुमा ने जगदीश को इस तरह से देखा जैसे कि वह उसे जानती ही ना हो, और वह बोली, माफ करना, क्या हम कहीं मिले हैं? तब जगदीश बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हम कल ही तो मिले थे। ये सुनकर शुमा बोली, माफ करना, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मैं तो आपको जानती तक नहीं। जब वह सामने से ही उसे जानने से मना कर रही थी तो जगदीश क्यों अपनी बेइज्जती करवाता, इसलिए वह बोला, माफ करना, शायद वह कोई और थी। और इसके बाद जगदीश वापस आ गया, लेकिन उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था कि शुमा ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। वह अपने घर आ गया और अब उसने सोच लिया था कि वह शुमा से मिलने नहीं जाएगा। देर रात को शुमा दोबारा से उसके घर में आई और उसे अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन जगदीश ने जाने से साफ मना कर दिया। यह सुनकर शुमा ने उससे पूछा, अरे तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? तब जगदीश बोला, आज तो तुमने मुझे अपने घर पर पहचानने से भी मना कर दिया था, तो मैं क्यों आऊं? यह सुनकर शुमा थोड़ी देर शांत रही और फिर उसके बाद बोली, तुम यहां पर कुछ दिनों के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे यहां से जाने के बाद मुझे यहां पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम यह सब समझ क्यों नहीं रहे? यह सुनकर जगदीश शांत रहा और इसके बाद बोला, ठीक है, मुझे माफ करना। हम लड़कों को इस तरह की ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। इसके बाद हर बार की तरह जगदीश शुमा के साथ पुतुलबाड़ी में गया और वे दोनों वहां पर खेलने लगे। उसी रात एक बहुत अजीब चीज हुई। जब जगदीश पुतुलबाड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था
तो ठीक इसी दौरान उसे उसके घर के पास वाली गली में शुमा एक लड़के के साथ बात करती हुई दिखाई दी। उसे वहां पर देखकर जगदीश बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही शुमा उसकी आंखों के सामने उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में निकली थी और अभी यह उसके बिल्कुल सामने थी। वहीं शुमा भी अपने सामने जगदीश को देखकर घबरा गई थी और वह बोली, मैं बस ऐसे ही इससे मिलने आई थी, आप घर पर किसी को मत बताना। उसने यह कहा था कि इसी दौरान वह लड़का जो उसके साथ था वह वहां से चला गया और अब सड़क पर शुमा और जगदीश ही रह गए थे। उनके जाने के बाद जगदीश बोला, तुम यहां पर अचानक से कैसे आ गई? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम पुतुलबाड़ी से निकली थी। ये सुनकर वह लड़की हैरानी से बोली, अरे आपका दिमाग तो ठीक है, आपको क्या लगता है मैं इतनी पागल हूं कि इतनी रात में उस भूतिया जगह पर जाऊंगी? मैं तो कब से यहीं पर थी। ये सुनकर जगदीश के डर के मारे हाथ पांव फूलने लगे और फिर वह बोला, क्या तुम कल भी पुतुलबाड़ी नहीं गई थी? ये सुनकर शुमा बोली, अरे भाई मैं कितनी बार कहूं, मुझे उस जगह से डर लगता है, इसलिए मैं वहां कहीं पर भी नहीं गई। अरे यहां तक कि मैंने तो आज तक वह जगह जाकर भी नहीं देखी है, मैं क्यों जाऊंगी वहां? यह सुनकर जगदीश कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है जो वहां जाती है? यह सुनकर वह बोली, अरे भाई मेरी कोई जुड़वा बहन या जुड़वा भाई नहीं है जो वहां जाए। मैं अपने माँ बाप की एक ही लड़की हूं और मेरे जैसी इस एरिया में कोई दूसरी भी नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी और इतनी रात में आप बाहर भटकना बंद करो, यह जगह सही नहीं है। बोलकर वह तो अपने घर की ओर बढ़ गई, लेकिन जगदीश खड़ा खड़ा यही सोचता रहा कि अगर यह पुतुलबाड़ी नहीं आती थी तो वह कौन थी जिसके साथ पुतुलबाड़ी में वह इतना समय बिताता था। जगदीश सुनसान सड़क पर अकेला खड़े खड़े यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने शुमा आ गई और वह बोली, क्या बात है, आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हैं? आप अभी तक घर नहीं गए? यह सुनकर जगदीश को बहुत डर लगने लगा था, लेकिन उसने किसी तरह से अपने डर पर काबू किया और बोला, वह यहाँ पर हवा अच्छी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पर हवा खा लूं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जाकर सोता हूँ। बोलकर जगदीश वहां से जाने लगा था कि इसी दौरान शुमा बोली, आखिरकार तुम्हें मेरा सच पता चल ही गया ना? यह सुनकर जगदीश अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। ठीक इसी दौरान वह बोली, असल में मेरा नाम शुमा नहीं है, बल्कि इतने सालों तक ऐसे भटकते रहने के कारण मैं तो अपनी पहचान ही भूल चुकी हूं। शुमा ये बोल ही रही थी कि तभी जगदीश ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और वहां से तेजी से घर की ओर भागा। शुमा ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे ही जाने दिया। अगले दिन जगदीश काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे पता था कि एक बार अगर रात हो गई तो फिर शुमा दोबारा से उसे लेने के लिए आएगी। अगर उसने यह बात अपने मामा मामी को बताई तो फिर उसकी कुटाई होगी, वह अलग, क्योंकि उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। इसी दौरान उसे याद आया कि जब वह एक रात के लिए किसी के घर पर गया था तो शुमा वहां पर आकर उसे परेशान नहीं कर पाई थी, और इसलिए अब उसने सोचा कि अगर उसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना है तो फिर उसे वापस घर चले जाना चाहिए। और इसीलिए वह अपने मामा मामी से बोला, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो चुका है और अब तो मुझे अपने मम्मी पापा की याद भी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं अब वापस चला जाऊं। यह सुनकर उसके मामा हैरान रह गए, क्योंकि जगदीश जब भी यहाँ पर आता था तो कम से कम महीना भर रुकता था और उसका वापस जाने का भी मन नहीं करता था, और अब वह सिर्फ 4-5 दिनों में वापस जाने के लिए बोल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, हमसे कोई गलती हो गई क्या जो तुम हमसे नाराज होकर ऐसे जा रहे हो? यह सुनकर जगदीश बोला, अरे नहीं नहीं मामा जी, वह बात नहीं है, मुझे सच में अपने घर वालों की याद आ रही है, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। यह सुनकर उसकी मामी बोली, अगर तुम ऐसे जाओगे तो फिर तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि तुम हमसे परेशान होकर आए हो, इसलिए अभी तुम मत जाओ, एक आध हफ्ता और रहो। यह सुनकर जगदीश परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन्हें घर जाने के लिए मनाए, और फिर कुछ सोचकर उसने कहा, बात यह है कि वह जो सामने भूत बंगला सा है ना, उसमें से मुझे बहुत अजीब सी वाइब आती है, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। तब उसके मामा हंसते हुए बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं कभी तुम्हें इस तरह से डरते हुए देखूंगा। देखो डरने की बात नहीं है, आज तक उसके अंदर मौजूद भूतों ने हमें तो परेशान नहीं किया। यह सुनकर जगदीश तपाक से बोला, अगर ऐसा है तो फिर उस दिन यह घर इतना बिखरा हुआ क्यों था? मुझे तो लग रहा है कि वहां पर जो भूत है उन्होंने ही यह किया होगा। यह सुनकर उसकी मामी बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, यहाँ पर कोई चोर घुसा होगा, और जब उसे कोई चोरी की चीज मिली नहीं तो फिर वह सामान तोड़कर चला गया। बेटा डरो मत, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, हमारे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर जगदीश ज्यादा कुछ न बोल सका, क्योंकि वह उन्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह से अपनी माँ को वहां आने के लिए कन्विंस कर ले तो फिर सब ठीक हो जाएगा, और इसलिए उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, मैं इतने दिन से यहाँ पर हूँ और अब तो मुझे आपकी याद भी आने लगी है। मैं आपके हाथों का बना हुआ खाना काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ माँ, मैं वापस आना चाहता हूँ, क्या मैं जल्दी से आ जाऊं? यह सुनकर पीछे से उसके पापा हंसते हुए बोले,
वाह बेटा, वैसे तो तू खाने में 36 नखरे करता है और बोलता है कि तेरी माँ को खाना ढंग से बनाना नहीं आता और अब तुझे माँ के खाने की याद आ रही है। अरे सच सच बता, तूने वहां पर कोई गड़बड़ कर दी है क्या, जो तू यहाँ आने के लिए मरा जा रहा है? यह सुनकर जगदीश मन ही मन बोला, गड़बड़ ही तो कर दी है और आप हैं कि समझ ही नहीं रहे। आप जल्दी से मेरी बात मानकर मुझे वहां बुला लीजिए ना। वह यह सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी माँ बोली, क्या तुम भी बच्चे के सामने कुछ भी बोलते हो? और बेटा सच सच बता, किसी ने वहां कुछ कहा क्या? तब जगदीश बोला, अरे माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब तू भी बात को समझ, रास्ता बहुत दूर का है तो इसलिए मुझे आने में समय तो लगेगा ही, और तू अभी अभी तो वहां पर गया है, वैसे भी तू अभी अभी ही वहां गया है, तू अभी यहाँ पर आ जाएगा तो तेरे मामा मामी को बहुत बुरा लगेगा। तू तो जानता ही है कि तेरे मामा मामी की कोई संतान नहीं है, जिस वजह से वह तुझे ही अपना बेटा मानते हैं, और अगर तू ही उनके पास से भागने के लिए ऐसे करेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो 2-4 दिन मैनेज कर ले, उसके बाद हम खुद ही तुझे ले जाएंगे। इसके आगे जगदीश भी ज्यादा कुछ ना बोल सका, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। अब जगदीश के पास 2 ही रास्ते थे कि या तो अपने मामा मामी को सब बताकर कुछ कर ले, या फिर बिना उन्हें बताए 24 घंटे उनके साथ चिपका रहे। जगदीश ये उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि वह कुछ दिन के लिए तो यहाँ पर है, इसलिए वह 24 घंटे अपने मामा मामी के साथ रहेगा। इससे होगा यह कि सब लोगों के साथ उसे देखकर शुमा उसे अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जगदीश उस रात अपने मामा मामी के पास गया और बोला, अब तो मैं आगे की पढ़ाई में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाऊंगा कि पता नहीं यहाँ पर कब आ पाऊं, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्यारे मामा मम्मी के पास में रहूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब आपके साथ ही सो जाया करूंगा, यहीं पर अपनी खटिया बिछा लूंगा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ये सुनकर उसके मामा बोले, अरे बेटा, हमें इसमें क्या एतराज होगा, इससे कम हम भी तेरे साथ ज्यादा समय बताएंगे। उसी रात जब जगदीश अपने मामा मामी के साथ सो रहा था, तब उसे शुमा की आवाज सुनाई दी, जगदीश कहां पर हो तुम? आज तुम पुतुलबाड़ी नहीं आए, यहां आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं, और इस बार मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जगदीश का मन तो किया कि वह चला जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह प्रेतात्मा उससे हमेशा से ही झूठ ही तो बोल रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि यह आगे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए उसने इस आवाज को नजरअंदाज किया और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा। शुमा उसे लगातार आवाज देती रही, लेकिन जगदीश ने सुना ही नहीं। इन सब से परेशान होकर शुमा उस कमरे में आई और जगदीश को उठाने की कोशिश करने लगी। जगदीश उठ तो गया था, लेकिन उसे पता चल चुका था कि शुमा यहाँ पर है, इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह ऐसे करता रहा जैसे कि वह सुन ही नहीं रहा हो। कुछ देर तक जब जगदीश नहीं उठा तो शुमा उसे उठाने की कोशिश और तेज करने लगी, लेकिन इसी दौरान जगदीश के मामा उठ बैठे। ये देखकर शुमा वहां से गायब हो गई। वहीं जगदीश के मामा ने जब देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है तो वह दोबारा से सो गए। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जगदीश को कैसे पता चला कि शुमा वहां पर थी, क्योंकि उसकी आंखें तो बंद थीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, याद है स्टार्टिंग में उस पुतुलबाड़ी में जगदीश को अजीब तरह की स्मेल आई थी, और शुमा जहां पर भी होती थी उसकी स्मेल उसे ऐसी ही आती थी। इस वजह से जगदीश को आइडिया हो चुका था कि वह यहाँ पर है। वह रात तो उसने जैसे तैसे काटी और फिर सुबह होने पर भी अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहा। यहाँ तक कि वह घर से भी बहुत कम बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रास्ते में अकेला देखकर शुमा उसे ना पकड़ ले। जगदीश शुमा से दूर रहने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे पूरे दिन उसकी आवाज सुनाई देती और जिसमें वह बार बार उसे पुतुलबाड़ी आने को बोलती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब वह समय आया जब उसके मम्मी पापा भी वहां पर आ गए और अब वह कल के कल ही यहां से निकलने वाले थे। शुमा भी ये बात जानती थी, इसलिए उसने जगदीश से कहा, मुझे पता है कि तुम यहां से जाने वाले हो और मुझे पता है कि मैं रोकूंगी, तब भी तुम नहीं रुकोगे, और मैं चाहती भी नहीं हूं कि तुम रोको, लेकिन मैं चाहती हूं कि जाने से पहले एक बार तुम मुझसे मिल लो। प्लीज तुम आज रात पुतुलबाड़ी में आओ। जगदीश की भी इच्छा तो थी कि वह एक बार उससे मिले, लेकिन उसका मन नहीं माना, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत थी। जगदीश ने अपने जाने के लिए सारी पैकिंग कर ली थी। उसकी मामी भी उसके रास्ते के लिए कुछ सामान बनाकर रख रही थी। इसी दौरान जगदीश भी रसोई में आया और उनसे बातें करने लगा। इन्हीं सब के दौरान जगदीश की मां ने उसकी मामी को आवाज लगाई। वह उनसे बात करने के लिए रसोई से बाहर गई और इस दौरान जगदीश रसोई में बिल्कुल अकेला था। वह कढ़ाई में कुछ बनाते हुए कलछी हिला रहा था। इसी दौरान रसोई की खिड़की के शीशे पर एक गुड़िया का चेहरा उभरा और फिर अगले ही पल उस गुड़िया ने कहना शुरू किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तुम जरूर आओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दोबारा से बता रही हूं, जरूर आना, और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें खुद आकर ले जाऊंगी। इसके बाद उस गुड़िया का चेहरा वहां से गायब हो गया और अब तक उसकी मामी भी रसोई में वापस आ गई।
उन्होंने जगदीश के हाथ से कलछी ली और इसी दौरान उनकी नजर जगदीश के चेहरे पर पड़ी तो वह हंसते हुए बोली, अरे बेटा क्या हुआ? तुम अचानक से ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो? यह सुनकर जगदीश ने अपने आप को संभाला और फिर बोला, नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। असल में आपको तो पता ही है कि कल मैं जाने वाला हूँ, इस वजह से मैं बस थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि काफी दिन आपके पास रहा तो अब आपके पास से जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। यह सुनकर उसकी मामी उसका गाल खींचते हुए बोली, अरे बेटा चिंता क्यों करते हो, आते जाते रहना, और एक बार तुम्हारे मामा का रिटायरमेंट आ जाए तो फिर उसके बाद हम लोग भी तुम्हारे ही पास आ जाएंगे। मुझसे भी यहाँ अकेले रहा नहीं जाता, बस इन सब के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद जगदीश कुछ ना बोल सका और रसोई से चला गया। उसके दिमाग में अभी भी शुमा के कहे हुए आखिर के शब्द गूंज रहे थे। उसने उसे धमकी दी थी कि अगर जगदीश आज रात पुतुलबाड़ी नहीं गया तो वो उसे लेने यहां आ जाएगी। जगदीश को इसकी टेंशन तो हो ही रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह उसे नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि उसके साथ उसका पूरा परिवार होगा और उसके परिवार के साथ वह उसे नहीं ले जा सकती। उस रात सब लोग जल्दी सो गए, क्योंकि उन सबको निकलना जो था, लेकिन जगदीश बार बार उनसे न सोने के लिए बोल रहा था। वह उनसे बातें करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। इन सब की वजह से उसकी माँ को काफी गुस्सा आया और वह बोली, तुझे तो बस सुबह उठकर तैयार होकर निकलना है, लेकिन हमें तो तैयारी भी करनी है, इसलिए सो जाओ और हमें भी सोने दे। और इसके बाद उसके सारे घर वाले सो गए और जगदीश भी उन्हीं के साथ चादर तान कर सो गया। देर रात शुमा की आवाज से उसकी नींद खुली। जगदीश उठो, समय आ गया है पुतुलबाड़ी चलने का। लेकिन जगदीश ऐसे ही सोया रहा। ठीक इसी दौरान वह दोबारा बोली, देखो मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे बल्कि जाग रहे हो, और अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उठकर मेरे साथ सीधे से चलो, वरना मैं जो करूंगी वह तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जगदीश फिर भी नहीं उठा और इसके बाद उसने देखा कि उसके ऊपर जो चादर थी वह एकदम से किसी ने खींच ली थी। डर के मारे जगदीश की हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने आंख खोलने की अभी भी हिम्मत नहीं की। इसी दौरान उसने पाया कि उसका शरीर अचानक से हवा में उड़ने लगा है, और इतना ही नहीं, उसे अपने शरीर के आसपास कुछ चीजों का टच भी महसूस हुआ। अब यह सब जगदीश के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, इसलिए वह एकदम से उठा और उठकर उसने जब आसपास देखा तो पाया कि वह चारों तरफ से उस पुतुलबाड़ी की भयानक गुड़ियाओं से घिरा हुआ था। ये सब देखकर तो उसकी चीख ही निकल पड़ी थी, लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उसके इतने चीखने के बावजूद उसके घर वाले बिल्कुल नहीं उठे थे। ये सब देखकर जगदीश हैरान रह गया था। ठीक इसी दौरान उसके सामने शुमा आई और बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब यह लोग नहीं उठेंगे, ये लोग सुबह ही उठेंगे और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुनकर जगदीश ने जब हैरानी से अपने आसपास देखा तो उसके घर वाले बिल्कुल शांति से सो रहे थे। यह देखकर उसने अपनी माँ को उठाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी माँ नहीं उठी। तब शुमा दोबारा बोली, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन यह लोग नहीं उठेंगे, अब चलो। यह देखकर जगदीश ने एक नजर शुमा की तरफ देखा, जो कि बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। उसे देखकर जगदीश को यकीन नहीं आ रहा था कि यह कोई प्रेत है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहा, यह एक भटकती आत्मा है और सारी भटकती आत्माएं बुरी ही होती हैं, ये तुझे नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जल्दी से यहां से निकल ले। यह सोचकर उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और तेजी से उसे कमरे से बाहर की ओर भागने लगा। इस दौरान एक गुड़िया ने उसके पैर पकड़ लिया, जिस वजह से वह गिर पड़ा। अचानक से नीचे गिरने के कारण जगदीश की नाक टूट गई थी, उसमें से खून निकल रहा था। लेकिन जगदीश ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपने आप को संभालते हुए दोबारा उठा और वहां से भागने लगा। जगदीश अपने घर से भागते हुए बाहर निकल आया था और अब वह उस जगह की सुनसान गलियों में मदद के लिए चीखते हुए भाग रहा था। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। जगदीश को पहले से ज्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। वो शुमा से छिपते हुए एक अंधेरी गली में छुप गया था। कुछ देर बाद उसे शुमा सामने मौजूद गलियों में टहलती हुई नजर आई। वह बोली, मैंने आपको कितनी बार कहा कि आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप तो समझते ही नहीं, और इसलिए मुझे मजबूरी में यह सब करना पड़ रहा है, वरना मुझे यह सब करने का कोई शौक नहीं था। और इस समय आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए आप किसी से भी मदद नहीं मांग सकते। आप चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन जगदीश तो मुंह के ऊपर हाथ रखकर बैठा हुआ था। ठीक इसी दौरान जगदीश को उसके कंधे पर किसी चीज का टच महसूस हुआ। उसने जब उस ओर देखा तो पाया कि उसके कंधे पर एक गुड़िया हाथ रखकर उसकी ओर देख रही थी। ये देखकर जगदीश काफी ज्यादा घबरा गया और इसी दौरान शुमा बोली, मैंने आपको ढूंढ लिया है और अब विरोध करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप सीधे से मेरे साथ चलिए या फिर मैं आपको जबरदस्ती ले जाऊंगी। जगदीश शुमा और उन गुड़ियाओं से डर के मारे पीछे की ओर खिसकने लगा और फिर थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करके वह बोला, अगर तुम्हारा इरादा बुरा नहीं होता तो तुम पहले ही मुझे सब बताती ना। यह सुनकर शुमा बोली, मैं तुम्हें क्या बताती?
अगर मैं तुम्हें यह बताती कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेत हूं तो तुम मान लेते क्या? और अगर मान लो कि मैं तुम्हें इसका यकीन भी दिला देती तब क्या होता? क्या तुम मेरे साथ इस तरह से सामान्य बने रहते हैं जैसे कि बने हुए थे? मैं यहाँ पर काफी समय से अकेली हूँ और मुझे तुमने बहुत अच्छा साथ दिया। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मेरे साथ ऐसे ही खेलो और मैं तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रही हूं। यह सुनकर जगदीश बोला, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की होती तो फिर आज मेरा परिवार ऐसे बेहोश नहीं पड़ा होता। मेरा परिवार, क्या यह पूरा मोहल्ला ही इतनी गहरी नींद में है कि कोई मेरी आवाज तक नहीं सुन सकता? यह सुनकर शुमा कुछ न बोली और फिर अगले ही पल जगदीश के आसपास वे सारी गुड़ियाएं बढ़ने लगीं। वे सारी गुड़ियाएं उसे जबरदस्ती खींचते हुए पुतुलबाड़ी के अंदर ले जाने लगी। इस दौरान जगदीश ने काफी कोशिश की कि वह किसी भी तरह से उन सबसे बच जाए, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब ही रही। वे सारी गुड़ियाएं उसे खींचते हुए पुतुलबाड़ी के अंदर ले ही आई। अंदर आने के बाद शुमा ने दरवाजा लगा दिया और बोली, कल तुम जाने वाले हो, इसलिए आज रात एक आखिरी बार हम इन गुड़ियाओं के साथ खेलेंगे। और इसके बाद शुमा हमेशा की तरह उन गुड़ियाओं के साथ नाचने लगी। जहां पर पहले जगदीश ये सब देखकर खुश होता था, वहीं पर अब उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि शुमा उसके लिए खतरा नहीं है। यह महसूस करते ही जगदीश ने उन लोगों के लिए तालियां बजाई। यह देखकर शुमा को काफी खुशी हुई और वह दोबारा से उनके साथ बहुत अच्छे से नाचने लगी। यह सिलसिला उस पूरी रात चलता रहा और फिर जब लगभग सुबह होने लगी तब शुमा रुकी और बोली, आपने मेरा इतना साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि इस समय में भी मुझे आपके जैसा एक इंसान मिला। मैं अपनी मुक्ति तक ऐसे ही यहाँ पर इन गुड़ियाओं के साथ भटकती रहूंगी। यह सुनकर जगदीश बोला, मैंने आज तक प्रेत आत्माओं के बारे में गलत सुना है। हर प्रेत आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाती। यह सुनकर शुमा बोली, हाँ, हर प्रेत आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर बुरी ही होती हैं। इसलिए आप भी सबसे दूर ही रहना और हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि अब हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक मुझे याद जरूर करते रहिएगा। अब आप घर जाइए, सुबह होने वाली है और आपके निकलने का समय भी होने वाला 10 बजे है। यह सुनकर जब जगदीश जाने लगा तब वह शुमा से बोला, तुम बहुत भोली हो, लेकिन ऐसे हर किसी के सामने मत आया करो। अगर तुम किसी गलत इंसान के हाथ में आ गई तो न जाने वह तुम्हारे साथ क्या करे। इसलिए आज के बाद तुम यहाँ पर ऐसे ही छिपकर रहना। किसी को यह पता मत लगने देना कि तुम यहाँ पर हो, क्योंकि अगर हर प्रेत अच्छे नहीं होते तो हर इंसान भी अच्छे नहीं होते। बोलकर जगदीश वहां से चला गया और उसी दिन वह अपने परिवार के साथ वापस आ गया। इस बात को काफी साल हो चुके हैं। जगदीश अब लगभग 45-50 साल का हो चुका है। रिटायरमेंट के बाद उसके मामा मामी भी यहीं पर आ चुके हैं। वे लोग यहाँ पर बहुत खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन अब भी जगदीश के मन में यह बात आती है कि अगर शुमा या जो भी वह प्रेतनी थी वह बुरी होती तो? दोस्तों, कह नहीं सकते कि अगर वह बुरी होती तो शायद आज जगदीश हमारे बीच नहीं होता और न ही हमें इस स्टोरी के बारे में पता चलता। लेकिन कुछ जगहों के बारे में ऐसे रहस्य होते ही हैं जिन पर हमें यकीन कर ही लेना चाहिए। और अक्सर ऐसे लोगों के साथ यह हादसे ज्यादा होते हैं जो यह कहते हैं ना कि हम इन चीजों में यकीन ही नहीं करते। फिर उनको ऐसी मुंह की लगती है ना कि वह जिंदगी भर उस चीज को भूल नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।